अवैध खनन को लेकर सरकार गंभीर है। बिहटा में अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए हाई लेवल मीटिंग की गई। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी समेत तमाम अधिकारी शामिल हुए और बैठक के बाद पटना एसएसपी, खनन विभाग के प्रधान सचिव सहित तमाम अधिकारियों ने इस जगह का निरीक्षण किया जहां छापेमारी के दौरान बालू माफियाओं ने हमला किया था। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार एनजीटी के आदेशों का पूरी तरह से पालन करेगी। निर्देश दिया गया कि किसी भी तरह का गैर कानूनी काम बालू से जुड़ा हुआ नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए कई नए उपाय खान विभाग ने जिला प्रशासन के माध्यम से शुरू कर दिए हैं। पुलिस और खान विभाग की टीम संयुक्त रूप से लगी हुई है और हर तरह से कोशिश की जाएगी कि सरकार के राजस्व को क्षति न हो, इल्लीगल काम न हो, ओवरलोडिंग न हो, गैर कानूनी बालू की खुदाई न हो और कहीं से भी किसी गलत हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन सब चीजों पर रोक दिखाना चाहते हैं कि देखिए पदाधिकारी है, महिला हो या पुरुष, एंड वी आर वेरी प्राउड कि वी हैव सच वुमेन ऑफिसर्स हु आर सच गुड ऑफिसर्स हु आर एक्चुअली डूइंग सच गुड वर्क इन द फील्ड। वेल डन आमिर, शाबाश। दरभंगा के अलीनगर में बीजेपी के मिलन समारोह में बीजेपी एमएलसी जनक राम भी पहुंचे। जनक राम ने अपने संबोधन में न केवल नीतीश कुमार पर हमला बोला बल्कि आनंद मोहन के रिहाई के लिए नीतीश कुमार को दलित विरोधी बताया। जनक राम यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बीजेपी में दलितों और पिछड़ों का सम्मान किया जाता है। वहीं जनक राम ने अलीनगर नाम पर चुटकी लेते हुए जय श्री राम के नारे लगवाए। भीड़ को देख करके अलीपुर में मेरा भी मन बाग बाग हो गया, गदगद हो गया। और ये अलीनगर में हम चाहेंगे, देखिए नाम कैसा है अलीनगर, तो एक बार जोरदार तो जय श्री राम का नारा बनता है ना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, यही राज्य में डीएम एसपी सुरक्षित नहीं है। डीएम के हत्यारा को, जो दलित के हत्यारा, उसको जेल से बाहर किया जा रहा है। इतना ही नहीं साथियों, आप बिहार सरकार के पलटू कुमार जी, दलित समाज का प्रथम स्थान जो आता है महामहिम गवर्नर राज्यपाल महोदय का, उनको हेलीकॉप्टर ये सरकार नहीं मुहैया कर रही है। इसलिए जाति भावना से पलटू कुमार जी ग्रसित है। केंद्र सरकार जनगणना कानून लाने की तैयारी में है। इस बात के संकेत खुद गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को हाल ही में दे दिया है, जिसको लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष का कहना है कि एक तरफ बीजेपी हम लोगों द्वारा बिहार में कराई जा रही जातीय गणना का विरोध कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हम लोगों के नक्शे कदम पर चलते हुए देश में जातीय जनगणना करवाने के लिए कानून बनाने की बात कह रही है। अब जब जनगणना की बात आई है तो समाज के हर वर्ग को, समाज के हर क्षेत्र के लोगों को इसमें जोड़ेंगे ताकि आने वाले दिनों में ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक एसेट बनकर रहे और जिसके आधार पर कई निर्णय लेने में सरकार को सुविधा हो। आपने देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर के प्रधानमंत्री जी के पास गई कि आप जनगणना कराइए, जातीय जन। उन्होंने क्या कहा कि आप अपने स्टेट में कराइए। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने डिसीजन लिया कि गणना होनी चाहिए और अब ये उस पर अड़ंगे डाल रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि इनकी मानसिकता ये है कि देश के गरीबों को, दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को वहीं रखा जाए और अपने सिर्फ कुछ मित्र हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। समझ में नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जातीय जनगणना को नकारती है, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम नहीं कराना चाहते हैं, पार्लियामेंट के अंदर में गृह मंत्री कहते हैं कि राज्य चाहे तो करा सकता है। अब फिर क्या आन पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ जब दिखती है कि हमारी आभाएं डूब रही है तो फिर कहते हैं हम बिल लाएंगे। ये लब्बो लबाब बात साफ हो चुकी है कि भाजपा इन चीजों को लटका करके रखना चाहती है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जातीय गणना के मामले पर बीजेपी ने लगातार लोगों को धोखा दिया। केंद्र सरकार का अधिकार था, हम तो मांग कर रहे थे कीजिए, केंद्र सरकार ने साफ मना कर दिया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार ने गरीबों के लिए बिहार को 53 लाख घर दिए, लेकिन नीतीश सरकार अपने अड़ियल रवैये से गरीबों को घर नहीं दिला पाई। गिरिराज सिंह के अनुसार नीतीश सरकार की वजह से 1.5 लाख गरीब परिवारों को घर नसीब नहीं हुआ। उन्होंने 1,45,000 घर वापस कर दिया, नहीं लिया। 31 मार्च तक उन्होंने सैंक्शन नहीं किया। चिट्ठियां देने के बाद ये वापस हो गया। मनरेगा में इनको 9,500 करोड़ मिला था,
यूपीए सरकार से। हमने मोदी काल में 31,000 करोड़ दिया है और फिर भी ये झूठ अफवाह फैलाते हैं। बिहार की जनता को भ्रम मत फैलाएं। बिहार में सिवान में पंचायत उपचुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराई जा रही है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा है। जिले में कुल 71 केंद्र बनाए गए हैं जहां मतदान हो रहा है। सिवान सदर के चनैउर बिनटोला बूथ पर मतदाताओं से बात की है संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। खबर भागलपुर से है जहां आरजेडी नेता ने मंदिर में महिला से छेड़खानी की है। पीड़ित महिला ने मनचले नेता की पिटाई भी कर दी। अश्लील हरकत करने वाले आरजेडी के मनचले नेता की पहचान तिरुपति यादव के रूप में की गई, जो राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश सचिव है। बताया जा रहा है कि महिला अपने परिजनों के साथ मंदिर में पूजा करने पहुंची थी। इस दौरान आरजेडी के प्रदेश सचिव ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अश्लील हरकत करते हुए महिला पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे महिला आग बबूला हो गई और उसने आरोपी नेता की कॉलर पकड़कर पिटाई कर दी। पूजा करते हुए हमको राहुल बोले कि साहेबगंज वाली जो है ना मोबाइल पे सहलाती है, तो इसका मीनिंग हमको पता नहीं था। तो हम बाद में सभी को लेके गए कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो बताए तो नहीं। फिर थोड़ा देर जब पूजा किया हो गया तो हम बैठे थोड़ा देर के लिए, तो फिर कूट काटा, कमेंट फिर किया। इसमें तिरुपति क्या बोलता है, सभी कमेंट भी करता है। ई लगा करके क्या बार कमेंट हुआ, क्या बार हम नजर अंदाज कर दिए कि मंदिर आते हैं सुख शांति के लिए। लोग पूर्व में इनके साथ पूजा किया करते थे, अब चूंकि पूरा मंदिर फेमस हो गया, मंदिर बहुत बढ़िया बन गया, तो अब वो लोग अपना आधिपत्य उस मंदिर पर जमाना चाहते हैं। जब असफलता उन लोगों को मिली सारे तरह से प्रयास करने के बाद, तो एक हमारे ही समाज की बहू है, एक महिला है, उनको सामने लाकर उनके द्वारा ये आरोप, पहले तो पूर्व में पुजारी को बोला गया, जैसे ही पूजा करके बाहर निकले उनको बोला गया कि आपने कल हमको कमेंट किया। फिर दूसरे एक लोग थे उसको भी बोला, फिर मेरे पास आके बोली कि तुमने हमको कल गाली दिया। यहाँ के या असामाजिक तत्वों के मन में मंदिर के पीछे जो भी आय के स्रोत हैं या मंदिर को अपने कैप्चर में लेना चाहते हैं, वो एक महिला के द्वारा उनको आगे करके एक अभद्र व्यवहार किया गया। और अब देखता हूँ कि समाज के सारे लोग क्या इसकी व्यवस्था बैठाते हैं। बगहा में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और नेपाली आर्म्स पुलिस ने संयुक्त पेट्रोलिंग की। नदी के रास्ते अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए जवान सतर्क हैं। जवानों ने काली नदी से लेकर तमसा नदी से जुड़े दुर्गम इलाकों में जाकर हाल जाना। जंगल में बारिश होने के बाद भी जवान गश्त लगाते दिखे। आपको बता दें कि भारत और नेपाल के बीच कई रास्तों पर नदी और जंगल का दुर्गम मेला है, जिसकी नाकेबंदी के लिए ये पेट्रोलिंग अहम मानी जा रही है। बक्सर की 2 बेटियों ने यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा 2022 में प्रतिभा का परचम लहराया है। बंगला घाट की रहने वाली गरिमा लोहिया ने जहां ऑल इंडिया रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया, तो वहीं अर्जुनपुर की रहने वाली दीक्षा राय ने भी 374वां रैंक लाया है। बक्सर के डीएम अंशुल अग्रवाल ने दोनों बेटियों को अपने ऑफिस में बुलाकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। गरिमा और दीक्षा दोनों ने बिना कोचिंग की मदद से ये मुकाम हासिल किया है। खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, परिवार बहुत खुश है। क्या कहेंगी आप अपने जैसे युवाओं के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा संदेश ये रहेगा कि आप खुद पर भरोसा करिए और बड़े सपने देखिए, सपने ज़रूर पूरे होते हैं और मेहनत के साथ लगे रहिए। दीक्षा, आप पहले भी कहीं आप जॉब में रही हैं, बीपीएससी आपने क्वालिफाई किया? जी, मेरा बीपीएससी क्लियर हुआ था, 66 बीपीएससी, 135 रैंक था। अभी मैं रेवेन्यू ऑफिसर दावत रोहतास में पोस्टेड हूँ। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, एक अच्छा ड्रीम सोचो अपने लिए और बहुत कड़ी मेहनत करो उस ड्रीम को पाने के लिए। कुछ लर्निंग भी सर? जी सर की लर्निंग्स बहुत वैल्यूएबल है। उन्होंने हमें ट्रेनिंग से लेकर के आगे क्या चैलेंजेस आएंगे सबके लिए ब्रीफ किया है एंड उनकी ये सारी लर्निंग्स बहुत वैल्यूएबल हैं। और बहुत सारे मतलब उस तरह के कदम भी उठा लेते हैं जो उनको नहीं उठाने चाहिए। उस समय में ये दोनों बच्चियों ने जो सेल्फ स्टडी करते हुए और बिना कोचिंग लिए हुए जो ये मुकाम हासिल किया है, वाकई में बहुत ही प्रेरणादायी है और काबिल तारीफ है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।